समकालीन, संख्या 5 है और नाम क्या है देखिए, समकालीन विश्व सुरक्षा। कुल मिला के बात आई है सुरक्षा की। तो सुरक्षा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। बात करते हैं सुरक्षा की, तो देश की और देश, राष्ट्र और विश्व स्तर पर बात करिए। अब हम भारत की बात कर लेते हैं और विश्व स्तर पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है और एक होती है विश्व स्तर पे सुरक्षा। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा और एक होती है विश्व स्तर पे सुरक्षा, है ना। तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा को हमने रखा है पारंपरिक धारणा में और विश्व सुरक्षा को हमने कहाँ रखा है, अपारंपरिक धारणा में। आप यदि क्लास 12th में हैं और आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और फटाफट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए, सुरक्षा दो कंडीशन दो हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा और एक विश्व स्तर पे सुरक्षा। तो राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा को हमने पारंपरिक धारणा और विश्व स्तर की सुरक्षा को हमने अपारंपरिक धारणा। अब हम बात कर लेते हैं सुरक्षा शब्द से। तो सुरक्षा से आशय है, तो यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, सुरक्षा से आशय है खतरे से आजादी। तो मतलब बोले तो आजादी किससे है, खतरे से। भाई आजाद तभी तो हैं हम जब हम पर कोई खतरा नहीं है। जब हम पर ही कोई खतरा नहीं है तो हम आजाद हैं। और हम बोले आजाद है और खतरा दिए तो फिर कहे की आजादी हो गई, है ना। तो खतरे से आजादी। तो धारणाएं कितनी हो गई, दो हो गई, समझे, पारंपरिक अपारंपरिक। अब हम पारंपरिक धारणा को भी दो प्रकार की होती हैं, देख रहे हैं। तो एक धारणा है बाहरी सुरक्षा और नंबर 2 पर रख दिया हमने आंतरिक सुरक्षा। बच्चा ये बाहरी सुरक्षा क्या होता है, मतलब हम बात करें बाह्य, यदि देश पर कोई दूसरा कोई पड़ोसी राष्ट्र या कोई और भी एनबीडी कोई और राष्ट्र हमला करता है तो हम उसको बाहर से हमला होता है, बाहर से खतरा है तो कहीं ना कहीं बाहरी सुरक्षा है। देश के अंदर ही अंदर, राष्ट्र के अंदर ही अंदर सुरक्षा पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं तो वो आंतरिक सुरक्षा में रखा जाएगा, ठीक। अब बाहरी सुरक्षा में पहली कंडीशन क्या बनती है, सैन्य हमला। तो आपको क्या लिखना है, पहले नंबर पर सैन्य हमला, दूसरे नंबर पर क्या नोट करना है, जनसंहार। और तीसरे नंबर पे लिखना है हमको शक्ति संतुलन। और चौथे नंबर पे क्या लिखना है, गठबंधन। तो ध्यान दें, लिखते चले, चौथे नंबर पर गठबंधन और 5वें नंबर पर सशक्तिकरण, शस्त्रीकरण, ठीक है। अब आंतरिक सुरक्षा में बात कर लेते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा में 3 कंडीशन उत्पन्न होती हैं। पहली कानून व्यवस्था, दूसरी अलगाववाद और तीसरी देश के अंदर ही घर में युद्ध हो जाना। राष्ट्र अपना घर है तो घर के अंदर ही युद्ध हो जाना। फॉर एग्जाम्पल लें तो हम बांग्लादेश, है ना, सुटेबल एग्जाम्पल कौन है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पर किसी और पड़ोसी ने हमला नहीं किया, देश उसी के अंदर सैन्य तख्ता पलट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपारंपरिक धारणा, मतलब विश्व स्तर पे सुरक्षा। तो वैश्विक लेवल पर जो सुरक्षा से खतरा है वो दो प्रकार से है ना, दो कंडीशन, एक मानवता को सुरक्षा और एक विश्व सुरक्षा। तो मानवता की सुरक्षा में नंबर 1 अकाल कंडीशन याद लिखनी है, नंबर 2 पर महामारी लिखनी है, 3 पर भूखमरी और 4 पर प्राकृतिक आपदा। क्लियर। अब हम बात करते हैं विश्व सुरक्षा। नंबर 1 आतंकवाद, नंबर 2 बीमारियां, नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग और नंबर 4 मानवाधिकार। मेरे कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद विश्व स्तर का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है। बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग और मानवाधिकार भी, ये सारे के सारे मुद्दे विश्व स्तर के हैं और ये वाले मुद्दे मानव पर प्रभाव डालती हैं, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन जो उत्पन्न होती हैं तो आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव डालती हैं। और यदि ये कंडीशन उत्पन्न होती हैं तो बाह्य सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा पर का उदाहरण है। समझ में आई बात नहीं? चलिए, इतनी बात आप समझ लीजिए, लिखते चलिएगा। अब हम लिखेंगे, हेडिंग नीचे लिखना है आपको, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा बोले तो राष्ट्रीय सुरक्षा। मतलब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है उसको देखने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ सैन्य हमला। तो सैन्य हमला यहाँ क्या लिखना है, सैन्य हमले को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मतलब किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई माना जाता है तो वो माना जाता है सैन्य हमला। समझ में आई बात नहीं? ये ऑब्जेक्टिव रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा हमला माना जाता है, सैन्य हमला माना जाता है। क्लियर। चलिए, तो आप लिखेंगे इसमें, इस संकट के लिए उत्तरदायी कोई पड़ोसी राष्ट्र ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। समझ में आई बात नहीं? कोई पड़ोसी राष्ट्र ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, समझे। और ऐसे हमले को कौन अंजाम देता है, पड़ोसी राष्ट्र, याद रखना।
जी, दिमाग को खोल के पढ़ते चले, लिखते चले। जो सैन्य हमलों की धमकी देकर पड़ोसी राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह या लगाता है। ठीक है, इस प्रकार से सैन्य खतरा कुछ समय पश्चात सैन्य कार्रवाई का रूप ले लेता है। लिखते चलना है इस प्रकार से। और इसके बाद में लिखना क्या है, ऐसे कार्य में आम जनता और सरकार के मनोबल को कम किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? पड़ोसी राष्ट्र क्यों करता है? पड़ोसी राष्ट्र का मेन मकसद क्या है? उस देश की आम जनता और सरकार के मनोबल को, कॉन्फिडेंस को कम करना है, डाउन करना है। समझ में आई बात नहीं? चलिए अब हम यहाँ नीचे हेडिंग लिखेंगे इसी के तुरंत बाद, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के प्रकार आपको पता ही है पीछे, राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में बाहरी सुरक्षा एक प्रकार है और दूसरा प्रकार आंतरिक सुरक्षा है। चलिए तो बाहरी सुरक्षा को देख लेते हैं। पहला प्रकार, बाहरी सुरक्षा की स्थिति, ध्यान दें इधर, बाहरी सुरक्षा की स्थिति के चुनौतीपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण किसी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कमी है। समझे ना जी? वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ही ऐसी संस्था है जो बाहरी सुरक्षा को नियंत्रित कर सकती है। समझे नहीं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अगर यूएनओ ही सब कुछ है, यूएनओ इतनी बड़ी संस्था है कि वो वो इसको दूर कर सकती है इस समस्या को, तो क्यों नहीं किया भाई, है ना? देश दुनिया कैसे परेशान है। चलो कोई बात नहीं। अब अगला पॉइंट है अपना आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा को देख लेते हैं। ठीक, आगे है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में क्या लिखा है, देखिए हम क्या नोट करने वाले। आंतरिक सुरक्षा में हमको पढ़ना लिखना है, किसी देश में आंतरिक अशांति, किसी देश में आंतरिक अशांति तथा कानून व्यवस्था की स्थिति से है। मतलब आंतरिक सुरक्षा से क्या मतलब है? आंतरिक सुरक्षा से क्या आशय है? यानी किसी देश के अंदर शांति भंग हो जाना और कानून व्यवस्था ठप हो जाना, है ना, इससे संबंध है। आगे है इस पारस्परिक धारणा के संबंध में सेकंड विश्व युद्ध के बाद से ही ध्यान नहीं दिया गया। समझ में आई बात नहीं? मतलब सेकंड विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। कब समाप्त हुआ था पूरी तरह? 45। तो उसके बाद से ही आंतरिक सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब आपको हेडिंग लिखना है इसी के तुरंत बाद, पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व। तो पारंपरिक सुरक्षा के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं बच्चा। नंबर 1 लिखना है आपको आत्मसमर्पण, नंबर 2 लिखना है अपरोध, और नंबर 3 लिखना है रक्षा, और नंबर 4 पर लिखना है आपको शक्ति संतुलन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था। और नंबर 5 पर लिखना है गठबंधन। क्लियर है? अब आपको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आत्मसमर्पण जो है, आत्मसमर्पण में क्या लिखेंगे, क्या होता है इसका मतलब? देखिए विस्तार से बताने के लिए मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियो काफी लंबा हो रहा है और बहुत कुछ लिखवाना है। तो ये आप समझिए कि आपको एक माध्यमों के नोट्स आपका ऐसे बना हो जाओ बढ़िया से, है ना। तो युद्ध में हार की स्थिति में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बात मानते हुए आत्मसमर्पण कर देना। समझे? एक ध्यान, युद्ध में हार की स्थिति में यदि कोई देश युद्ध में हार रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो दूसरे देश से जीतने वाले देश की बात मान जाएगा और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सटीक समझाता हूँ। भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था। उस समय क्या था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मजबूर कर दिया था हथियार गिरने के लिए। समझ में आई बात नहीं? तो 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कब? 1971 की बात है। चलिए अब दूसरा तत्व है बच्चा अपना अपरोध। तो अपरोध में क्या लिखना है आपको, युद्ध की आशंका पर युद्ध रोकने की सुरक्षा नीति ही अपरोध नीति कहलाती है। याद रखिए, युद्ध की आशंका पर युद्ध रोकने की सुरक्षा नीति ही अपरोध नीति कहलाती है। समझ में आई बात नहीं? चलिए अगला पॉइंट, तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरा पॉइंट तत्व है अपना रक्षा। तो रक्षा में क्या लिखना है अपने को, लिखते चलना है, बोलते चलना है ना। इसके द्वारा, और अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं वीडियो हमारी, तो आपको कमेंट भी जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो ध्यान दें, इसके द्वारा अपने को काफी मजबूत बना देना होता है ना। रक्षा के द्वारा लिख रहे हैं हम इसमें, जिससे युद्ध को सीमित किया जा सके या टाला जा सके, है ना। एक बार वो थोड़ा रिमाइंड करेंगे जी। देखिए, इसके द्वारा अपने को काफी मजबूत बना देना होता है और जिससे युद्ध को सीमित या लिमिटेड किया जा सके या टाला जा सके। समझे? चलिए चौथा
चौथे नंबर पे है हमारा शक्ति संतुलन, है ना। तो पावर को बैलेंसिंग करना है। शक्ति संतुलन में क्या लिखना है अपने को ध्यान दें, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर अपने शत्रु देशों से युद्ध करने से पहले अन्य देशों का सहयोग प्राप्त कर उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखना ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। समझ रहे हैं, किसी देश से की युद्ध की स्थिति में अपने को लग रहा है कि युद्ध होने वाला है, तो उस स्थिति में क्या करो, अपने जितने भी शत्रु देश हैं उनके खिलाफ अपने को क्या करना है, पावर बैलेंस करना, शक्ति को संतुलन में करना है। तो दुनिया भर में जितने भी देश हैं, अपने मित्र राष्ट्र हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखो और उनको अपने पक्ष में लो, उनको अपने पक्ष में रखो। तो कहा ना, देशों का सहयोग प्राप्त कर उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखना ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। अरे करा नहीं था भारत सरकार ने, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने इसको फॉलो किया। आपको पता होगा मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने भारतीय संसद के कई सांसदों को दुनिया भर के देशों में भेजा था। आतंकवाद के खिलाफ आप पाकिस्तान का बेनकाब करो, पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करो, है ना। ये पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बताओ। तो कई सांसद लोग इधर उधर गए थे, आपको पता भी होगा। तो आगे लिखा है नंबर 5 पर आपका है गठबंधन। तो इसको देख लेते हैं। सामान्यतः यह कई देशों का सैन्य गठबंधन होता है जो सदस्य देशों पर होने वाले सैन्य हमले को नाकाम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा आपको लिखना है ऐसे ही। 1980 के दशक में यूएसएसआर के विरुद्ध अमेरिका द्वारा इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन, समझ रहे नहीं, मतलब अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन किया था कि आप यूएसएसआर के विरुद्ध क्या करो, एक अभियान छेड़ो, यूएसएसआर के खिलाफ हो जाओ। तो मतलब यूएसएसआर पर इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन किया था अमेरिका ने। लेकिन याद रखो, इसी इस्लामी संगठन ने क्या करा, लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन, सुना होगा आपने नाम लादेन का, है ना। तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अलकायदा आतंकी संगठन के विरुद्ध अभियान शुरू किया। समझे, 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास में बहुत खतरनाक, मतलब ऐतिहासिक डेट है मैं कहूँ तो, क्योंकि अलकायदा समूह ने क्या करा था, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर एक अटैक किया था। तो उस अटैक के बाद ही अलकायदा आतंकी संगठन के विरुद्ध अभियान शुरू करने वाला ही कौन है, अमेरिका है। समझे, तो ध्यान देंगे। अब तक हम क्या समझे, अब तक हम पढ़े पारंपरिक सुरक्षा धारणा में राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े। अब हम जब पढ़ेंगे ना अपारंपरिक धारणा, विश्व स्तर पर अपारंपरिक धारणा, है ना, उसको पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, पारंपरिक धारणा को हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस पार्ट में अगर पढ़ते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अपारंपरिक धारणा को पढ़ने के लिए दूसरी वीडियो जरूर देख लें, समझे। और नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और नोट्स सभी बच्चे बना लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।